एमए किया हो चाहे एमबीए किया हो, हमें बहू की कमाई नहीं खानी है, मतलब नहीं खानी है। मैंने तो शादी के पहले इसके माता पिता से कह दिया था कि मुझे सिर्फ ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर को बड़ी खुशहाली से संभाल ले। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे कमाऊ बहू चाहिए जो अब ये शादी के बाद नखरे बता रही है, इसके पर निकल आए हैं, जो ये नौकरी करने के सपने देख रही है। हमारे घर किस चीज की कमी है? अरे बेटा, इसे समझाओ कि ये ऐसे वैसे घर की बहू नहीं बनी है, ये रोहन राजपूत की पत्नी है और हमारे घराने की बहुएं बाहर जाकर नौकरी नहीं करती हैं, दूसरों की गुलामी नहीं करती हैं। जो भी गुलामी करनी हो वो अपने घर परिवार की करती है। माँ नौकरी करना किसी की गुलामी नहीं होती। रोहन, तू पहली बार अपनी माँ के सामने जबान लड़ा रहा है। क्या तुझे तेरी माँ की बात पसंद नहीं आई? क्या तू चाहता है कि तेरी बीवी बाहर जाकर दूसरों की गुलामी करे? प्रभा, जिद मत करो ना, जाने दो, अब समय बदल गया है। पहले की बात अलग थी। मुझे लगता है कि अगर बहू की इच्छा है तो उसे नौकरी करनी ही चाहिए। वैसे भी उसने एमबीए किया है। अच्छा, शादी के पहले आपको नहीं पता था कि आपकी होने वाली बहू ने एमबीए किया है? क्या आपको अभी पता चला है? देखिए जी, मैं आपसे साफ साफ कह ही देती हूँ कि आप ना ये औरतों के मामले में बोलना बंद कर दीजिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे अपनी बहुओं को कैसे कैसे संभालना है, उन्हें क्या जिम्मेदारी देनी है। आप बेटों को समझाइए, बेटों को सीख दीजिए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा बस अपनी मनमर्जी चलाती हो। आप बोल दिया ना, क्या मेरा मुंह ताक रहा है? जाकर अपना काम कर। समझ में नहीं आता इन आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। ये घर की जिम्मेदारियों से भागना चाहती हैं, घर के कामकाज से बचना चाहती हैं। इन्हें तो बस बाहर जाकर मौज मस्ती करनी है। इसीलिए अब ये सीधे सीधे तो घर से निकल नहीं सकती, इसलिए मौज मस्ती करने के लिए नौकरी का अच्छा बहाना बताती हैं। नौकरी के नाम से घर से निकलेंगी तो इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, इसीलिए सब नौकरी के ढोंग धतूरे हैं। मुश्किल से 4 पैसे तो कमाती नहीं है और उससे ज्यादा तो शौक पालती हैं। अरे भाई प्रभा, क्या हो गया? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है तूने? अरे क्या बताऊं संगीता, ये आजकल की बहुएं ना 2 क्लास पढ़ नहीं लेती और इन्हें बस नौकरी करने का भूत सवार हो जाता है। अरे भाई, यह बात तो तू भी जानती है ना, मैंने तुझे भी तो बताया था कि हमने अपनी बहू के मायके वाले से साफ साफ कह दिया है कि हमारी बहू नौकरी नहीं करेगी, हमें तो सिर्फ घर संभालने वाली बहू चाहिए, कामकाजी नहीं। हाँ तो अब क्या हुआ? अरे होना क्या है संगीता, ये महारानी के पर निकल आए हैं। महीने 2 महीने घर में काम करके थक गई है, अब घर से निकलने नहीं मिलता घूमने फिरने के लिए, तो ये खुला आसमान ढूंढ रही है ताकि ये जाकर अपनी लंबी लंबी उड़ानें भरेगी। अरे ये आजकल की लड़कियां ना ऐसे ही नखरे करती हैं। शादी के समय तो इनके माँ बाप हाँ जी करके हाथ पर जोड़ लेते हैं और बाद में इनकी लड़कियां अपने नखरे शुरू कर देती हैं और इनकी बात ना मानो तो सास ससुराल को बदनाम कर देती हैं या फिर तलाक लेने पर आ जाती हैं। अरे ये क्या हमें डराएगी धमकाएगी? वैसे भी इसकी 7 पीढ़ी में ऐसी रिश्तेदारी नहीं हुई होगी जैसे अब हुई है हमारे साथ। भला ऐसी रिश्तेदारी को कोई ठुकराता है क्या? हाँ भाई प्रभा, ये तो ठीक ही कह रही है तू, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तू अपने बड़े बेटे बहू पर तो इतना हुक्म झाड़ती है, अपनी मनमानी चलाती है, लेकिन समीर तेरी पूरी बातें मानेगा क्यों नहीं? मेरे इशारों पर नाचेगा वो। जब मेरा बड़ा बेटा मेरे सामने आंख नहीं उठा सकता तो छोटे की इतनी हिम्मत होगी क्या? वो प्रभा मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि वो बाहर पढ़ने गया है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ अच्छे रुपए भी कमा रहा है। अब लड़का जवान है, बाहर रह रहा है, खुद अपने शौक पानी उठा रहा है, तो कैसे में उसने अब तक क्या कोई लड़की पसंद नहीं की होगी? अरे कर ली हो तो कर ले, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे खानदान की बहुएं ना बाहर जाकर दूसरों की गुलामी नहीं करेगी, बस मेरी एक ही शर्त है। चल अच्छा है, तेरी शर्त तेरी दोनों बहुएं माने। ये है प्रभा जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। प्रभा जी के बड़े बेटे और मंजली बेटी की शादी हो चुकी है, बस प्रभा जी का एक ही बेटा है अब समीर, जिसकी शादी होने को है। बड़ा बेटा है रोहन और रोहन की पत्नी है साक्षी। रोहन और साक्षी की शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। रोहन और साक्षी की शादी घर वालों की पसंद से हुई है। वैसे तो साक्षी ने एमबीए किया है, लेकिन उनके ससुराल वालों ने पहले यह शर्त रख दी थी कि उनके घर की बहू बाहर जाकर नौकरी नहीं करेगी। लेकिन इतने बड़े परिवार का, इतने अच्छे घर का रिश्ता था, इसीलिए साक्षी के दादाजी इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर पाए और साक्षी और रोहन की धूमधाम से शादी हो गई। साक्षी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर साक्षी की माँ ने उसे समझाया कि धीरे धीरे ससुराल वाले भी अपने फैसले बदल देते हैं। हो सकता है कि उसके ससुराल में भी धीरे धीरे उसकी सास इस बात के लिए तैयार हो जाए कि उनके घर की बहुएं नौकरी करेंगी। वैसे रोहन और साक्षी की ईश्वर की ही बनाई हुई जोड़ी थी। दोनों बहुत ही सुसभ्य संस्कारी थे। वह कभी अपने माता पिता से उच्च आवाज में बात भी नहीं करते थे। बेचारी साक्षी अपना मन मसोच कर रह जाती थी, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। रोहन अक्सर देखता था कि साक्षी अंदर ही अंदर घुट रही है, लेकिन वह चाहकर भी साक्षी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। साक्षी क्या हुआ? साक्षी, मैंने मूवी की 2 टिकट्स लाया था, आज हम मूवी देखने चलेंगे। नहीं जी, मेरा मन नहीं कर रहा है, आप चले जाइएगा। अरे ऐसे कैसे तुम्हारा मन नहीं कर रहा है? तुम माँ की बातों से नाराज हो ना?
एक बात बताइए, क्या एक लड़की सिर्फ इसीलिए पढ़ाई करती है ताकि वह पढ़ लिख कर एक अच्छे ससुराल में जाकर जिंदगी भर अपने सास ससुर और पति की कमाई पर ही पलते रहे? उसे काम करने का, अपनी खुद की पहचान बनाने का कोई अधिकार नहीं होता? मैं जानती हूँ कि आप लोगों के पास इतना धन दौलत और इतने रुपए पैसे हैं कि आप लोग आराम से बिठाल कर मुझे पूरी जिंदगी ऐसो आराम दे सकते हैं, लेकिन क्या जिंदगी में सच्चा सुख पाने के लिए ऐसो आराम और पैसे ही चाहिए? क्या अपनी कोई खुद की पहचान मायने नहीं रख सकती? अपनी आत्मसंतुष्टि मायने नहीं रखती? मैं समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ साक्षी, लेकिन माँ के सामने कभी किसी की नहीं चलती इस घर में। और बुरा मत मानना, लेकिन माँ ने तुम्हारे मम्मी पापा से यह बात कही थी कि शादी के बाद उन्हें अपनी बहू से बाहर कामकाज नहीं करवाना है। हाँ, मैं जानती हूँ, माँ जी ने ऐसा कहा था, इसलिए मैंने पापा से इस शादी के लिए इनकार भी किया था। लेकिन पापा का कहना था कि धीरे धीरे सास ससुराल वाले भी हर चीज को अपना लेते हैं, और मेरे अंदर भी इतना आत्मविश्वास था कि मुझे लगता था कि मैं अपनी सच्ची और सरल बातों से किसी का भी हृदय परिवर्तन करवा सकती हूँ। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि चाहे मैं कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लूँ, इस घर में मेरी बात कभी कोई नहीं मानेगा। माफ कर देना साक्षी, लेकिन माँ के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि माँ ने शादी के पहले यह बात मुझे समझा दी थी और तुम्हारे माता पिता से भी यह बात हो गई थी, इसीलिए मैं निश्चिंत था। मुझे सच में नहीं मालूम था कि शादी के बाद तुम नौकरी करने की इच्छा जताओगी। ठीक है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब तो मैं इसे ही अपनी किस्मत मानकर, मन लगाकर आप सब लोगों की सेवा करूंगी, और आज के बाद कभी भी नौकरी करने का ख्याल अपने दिल में नहीं लाऊंगी। लेकिन मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, अभी मैं फिलहाल आराम करना चाहती हूँ, इसलिए आप मूवी देखने यदि जाना चाहे तो चले जाइए। ठीक है, तुम आराम कर लो, हम फिर कभी चलेंगे। मुझे अपने कुछ अधूरे काम निपटाने हैं, मैं वह निपटा लेता हूँ। जब बेटे की शादी कर रही थी तो ख्वाब देख रही थी कि बहू आएगी घर में गर्मा गर्म बनाकर खिलाएगी, लेकिन यह क्या, बहू तो खूब भवन में जाकर ऐसे बैठी है कि अब तक रसोई में नहीं आई है। ठीक है, आज ये पहली बार है इसलिए जाने देती हूँ, लेकिन दोबारा अगर बहू छोटी मोटी बातों के लिए मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठ जाएगी और चूल्हा चौका नहीं करेगी तो मैं सीधे उसके माँ बाप से जाकर उसकी शिकायत कर दूंगी। आपको कुछ चाहिए था मम्मी जी? सिर्फ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ चाहिए। तुम्हारे ससुर जी कब से चाय के लिए आवाज लगा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। ना मुझे मेरा काढ़ा मिला, ना ही इनको इनकी चाय मिली, और ना ही बबीता को उसका लंच मिला अभी तक। रोहन तो खा पी कर फैक्ट्री गया होगा, लेकिन बाकी लोग भी हैं जो खाली पीली घर में बैठे हुए हैं, थोड़ा उनका भी ध्यान रख लो। और सुनो, नहीं रख पाओ तो भी बता देना, मैं काम वाली रख लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, वरना कल को यही कहोगी कि ससुराल में तुम्हें बड़ा दुख दे रहे हैं। मम्मी जी आप चलकर बैठिए ना, मैं सबके लिए सबकी चीजें लाकर दे देती हूँ। ठीक है, जल्दी ले आओ। और हाँ सुनो, वो नौकरी वाला भूत उतरा कि नहीं तुम्हारे सिर से? जी मम्मी जी। कितनी अजीब बात है, कहने को तो इतना बड़ा घर है, इतने रुपए पैसे जमीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन इस घर में काम वाली भी नहीं है, और मेरी ननद अभी इतनी छोटी भी नहीं है जो अपना चाय नाश्ता या लंच खुद नहीं ले सकती। अरे जब मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर रही हूँ, पूरी रसोई संभाल रही हूँ, तो ननद जी कम से कम अपनी थाली तो लगा ही सकती है ना। लेकिन किसी से क्या कहोगे, चौधरी खानदान है ये, यहाँ सिर्फ सास को बोलने का अधिकार है। माँ जी मुझसे बात कम कर रही थी और ताने ज्यादा मार रही थी। ठीक है, कर लीजिए अपनी मनमानी, मैं भी अपने माता पिता के संस्कारों पर कभी उंगली उठने नहीं दूंगी। आप लोग जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। बेचारी साक्षी अपने ससुराल वालों को खुश रखने की पूरी कोशिश करने लगी, वह कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती थी। धीरे धीरे साक्षी और रोहन की शादी को 7 साल बीत चुके थे, और इन 7 सालों में अब साक्षी और रोहन की एक 5 साल की बेटी भी थी। साक्षी की डिलीवरी के बाद से बहुत दिक्कत होती थी घर के कामकाजों के लिए, इसीलिए साक्षी की सास ने घर में एक काम वाली भी लगा लिया था। अब कम से कम झाड़ू पोछा और बर्तन तो काम वाली ही कर दिया करती थी। अच्छा चीनी, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया ना? जाकर सामने दादा दादी के साथ खेल लो। अरे मम्मा, दादा दादी के पास तो आज मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अरे वो क्यों? ऐसे तो आप रोज दादा दादी के साथ खेलते हो। मम्मा आपको नहीं मालूम, आज समीर चाचू आ रहे हैं। क्या तुम्हारे चाचू आ रहे हैं आज? हाँ मम्मा, इसीलिए दादी बस सभी से फोन में बता रही है कि आज उनका बेटा आ रहा है, और दादा दादी आज बहुत खुश हैं। हाँ बेटा, पूरे 5 सालों के बाद आज तुम्हारे चाचू आ रहे हैं घर, तो मम्मी पापा तो खुश होंगे ही ना। ठीक है मम्मा, मैं जाकर टीवी में कार्टून ही देख लेती हूँ। ठीक है बेटा। फाइनली देवर जी ने इस घर के रूल्स को तोड़ ही दिया। हमेशा मम्मी जी कहती है कि ये चौधरी खानदान है, इस घर के लोग कभी किसी की गुलामी नहीं करते, लेकिन देवर जी ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक पैकेज पर जॉब करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब कम से कम देवर जी तो ये फैक्ट्री कारखाना या बिजनेस से दूर रहेंगे, बल्कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे। हो सकता है अब मम्मी जी के दिमाग पर इस बात का असर पड़े कि कहीं पर नौकरी करना किसी की गुलामी करना नहीं होता।
लेकिन मेरे लिए क्या फायदा, अब तो इतना समय बीत गया है और अब तो चीनी की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और जल्द ही अब माँ जी मुझे दूसरे बच्चे के लिए भी बोल रही है। फिर अब मैं कहाँ से जॉब कर पाऊंगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि पूरी जिंदगी मुझे बस इस घर में एक संस्कारी बहू बनकर इस घर की जिम्मेदारियाँ उठानी है। अरे देखो ना, मैं भी किस सोच में डूब गई। अब देवर जी आ रहे हैं तो चलो उनकी पसंद का पकवान बनाया जाए, उन्हें वैसे भी खाने पीने का बड़ा शौक है। समीर, समीर तू आ गया बेटा, हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे बहुत बेसब्री से कि तू कब अपने घर लौट कर आए और आकर अपने भाई के साथ अपने पिता का कारोबार संभाले। माँ, मैं यहाँ पापा की कंपनी संभालने नहीं आया हूँ, बल्कि मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पैकेज पर जॉब भी शुरू कर दी है। क्या समीर, तेरा मतलब क्या है? क्या तूने इसलिए इतनी पढ़ाई की है कि तू अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी का गुलाम बन जा, किसी की नौकरी करने लगे? देख बेटा, चौधरी खानदान के लोग ना कभी किसी की गुलामी नहीं करते हैं। तुझे किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। ओह मेरी भोली भाली माँ, अभी भी ये कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? देखिए, मैंने पढ़ाई जिस फील्ड की है उसी फील्ड पर मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी है। बस आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, एक बात कि हमारी कंपनी ना हमारे अपने शहर पे काम कर रही है, तो मुझे कहीं और जाकर भी काम नहीं करना है। और माँ, किसी कंपनी में काम करने से कोई किसी का गुलाम नहीं हो जाता। समीर, ये तो अच्छी बात है कि तू हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन तू किसी के नौकर बनकर रहेगा। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। अरे बस करो भाग्यवान, अब बेटे को ये हमारे बच्चे नहीं रहे जो अपने जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकते। अरे उन्हें अपने जिंदगी का अच्छा बुरा हमसे ज्यादा अच्छा पता है, इसलिए वह जो भी फैसले लेंगे वो अपने भविष्य को देखते हुए बहुत अच्छे फैसले लेंगे। हाँ माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और तेरी शादी के सपने मैंने देख रखे हैं, उसका क्या? वो भी पूरे हो जाएंगे माँ, आप निश्चिंत रहिए ना। अभी मुझे अपने काम पर फोकस करने दीजिए। ठीक है बेटा, जा कर ले अपना काम तू, लेकिन ना तू मेरे मन का काम नहीं कर रहा है। जा बेटा, जा हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा। तेरी भाभी ने आज तेरे मनपसंद पकवान बनाए हैं। ठीक है पापा। ओहो, मम्मी कितने सवाल करती है। अरे देवर जी, चलिए ना, चलकर खाना खा लीजिए। आज मैंने सारे पकवान आपके मनपसंद बनाए हैं। अरे भाभी, मैं तो सब कुछ चाव से खा लेता हूँ, क्यों आपने बेकार में इतनी मेहनत की मेरे लिए? अरे नहीं, इतने समय बाद आप घर आ रहे थे तो घर का खाना घर का होता है ना, तो मैंने सोचा आपकी पसंद के पकवान बना देती हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच भाभी। ठीक है, आ जाइए जल्दी से फ्रेश होकर। भाभी बिना पढ़ी लिखी फूल है, MBA किया है और चूल्हा चौकी संभालने में मगन हो गई है। भाभी को अपने करियर की ओर ध्यान देना था। भाभी चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने पढ़ाई सिर्फ चूल्हा चौकी करने के लिए की थी। मुझे तो लगता है कि भैया बिना भाभी की ओर ध्यान नहीं देते, तभी तो भाभी इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद चूल्हा चौकी में लगी है। लेकिन नीलम तो भाभी के जस्ट अपोजिट है। उसे तो चूल्हा चौकी घर गृहस्थी का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। बस उसे आज के समय के पुरुषों के साथ कंधा से कंधे मिलाकर चलने का शौक है। समझ में नहीं आता नीलम इस घर में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। वाह माँ, क्या लाजवाब खाना बनाया था भाभी ने। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर पाया। हाँ बेटा, तेरी भाभी घर के कामकाज में निपुण है। घर के कामकाज में तेरी भाभी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, हर काम वो परफेक्ट करती है। हाँ पापा, लेकिन समझ में नहीं आता कि भाभी ने MBA किया है, फिर सिर्फ चूल्हा चौकी में क्यों सिमट गई है भाभी? हाँ तो क्या, पढ़ी लिखी है तो क्या दूसरों की गुलामी करेगी? अरे वो बहू है इस घर की, इस खानदान की बहू है और हमारे खानदान की 7 पीढ़ियां चली गई, कभी कोई बहू किसी की गुलामी नहीं करी है। अरे माँ, फिर आप बस एक ही बात करती हैं, गुलामी गुलामी गुलामी। ये गुलामी क्या होती है? अगर ऐसा होता ना माँ, तो दुनिया में जो इतनी सारी कंपनियां चल रही है ना, सब कुछ बंद हो जाता और घर बैठे लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती। अरे इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है बेटा। ये सारी दुनिया किसी की गुलामी करे, लेकिन चौधरी खानदान की बहू को मैं कभी किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगी। अजीब बात है माँ, आपकी सोच ऐसी है। ऐसी का क्या मतलब? जो हमने अपने समय में देखा है वही सब हम अपने समय में चला रहे हैं। तुझे मालूम भी है, जब तेरे दादा दादी इस दुनिया में थे ना, तो मेरे सर से कभी पल्ला नहीं हट सकता था। यहाँ तक इतना घूंघट रखती थी मैं कि मेरी नाक तक नहीं दिखती थी घूंघट के नीचे से। ओहो माँ, तब का समय अलग था। अरे बेटा, हमने जो देखा, हमने जो सीखा, वही तो हम भी अपनी बहू को सिखाएंगे ना। अरे ये सब छोड़ो बेटा, तुम्हारी माँ के नियम कायदे तो अब मैं क्या ही कहूँ। ये बताओ, शादी को लेकर क्या विचार है तुम्हारे? हाँ बेटा बताओ, हम भी सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए तो हम भी गंगा स्नान कर ले। वैसे तुम्हारी बुआ जी की ननद की एक बेटी है, वह बहुत ही सुसंस्कारी लड़की है। मुझे तो ना तुम्हारे लिए वो बहुत पसंद आई थी। कहो तो बात चलाऊं, रेनू को तो तुम जानते ही हो ना। बोलो बेटा, बात चलाए क्या? वो नहीं पापा। नहीं? क्यों नहीं? क्या तूने कोई लड़की पहले से पसंद करके रखा है? हाँ माँ, वो उसका नाम नीलम है। मैं नीलम से शादी करना चाहता हूँ। क्या? हाँ माँ। अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ की लड़की है, क्या करते हैं उसके माता पिता? जरा उसके बारे में इत्मीनान से बता तो सही।
माँ, नीलम मेरे ही ऑफिस में जॉब करती है और वह भी मेरे जितने ही रुपए कमाती है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? लड़की नौकरी करती है, क्या तुम्हें हमारे घर के नियम कायदे नहीं पता? जो एक नौकरी पेशा लड़की को, जो पहले से दूसरों की गुलाम है, उसको तुम इस घर की बहू बनाना चाहते हो? माँ, कहीं नौकरी करना किसी की गुलामी नहीं होती। मैं कितने बार आपको समझाऊं? और माँ सुन लीजिए मेरा फैसला, मैं इस टॉपिक में ना ज्यादा बहस नहीं कर सकता। जैसे भाभी इतना पढ़ लिख कर आराम से घर में चूल्हा चौकी कर रही है ना, नीलम वैसा कभी नहीं कर सकती। वो शुरू से ही कामकाजी है, उसे पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने में यकीन है। वह चूल्हा चौकी पसंद नहीं करती है और पिछले 7 सालों से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी का भी इरादा बनाया है और साथ में मिलकर नौकरी करेंगे और अपनी परिवार को अच्छे से अच्छा फ्यूचर देंगे। हमने ये सब डिसाइड कर रखा है माँ। हाय राम, सुना आपने? ये लड़का इतना बड़ा हो गया है कि इसने पहले से पूरी पोथी पंचांग निकलवा ली है और अब जाकर सिर्फ हमें बता रहा है ये। वह भी हमारे पूछने पर। शायद अगर आज हम इससे यह बात नहीं पूछते तो सीधे वो लड़की को घर ही उठा ले आता ये। अरे भाग्यवान, इतना आश्चर्य होने वाली क्या बात है। अब हमारे बच्चे छोटे नहीं रहे, उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा अधिकार है। अब हमारे जमाने की बात अलग है। हमारे जमाने में लड़का लड़की की देखे बिना ही उनकी शादी कर दी जाती थी, लेकिन अब अभी के बच्चे वह खुद अपना अच्छा बुरा, अपना बेहतर खुद सोच सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी है, हमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, तुम बाप बेटे तो बहुत ज्यादा ही समझदार हो। तुम लोगों को तो सास समाज से कोई मतलब ही नहीं है। तुम लोग समाज से बाहर के लोग हो, तुम्हें किसी का डर नहीं है। कैसी कैसी बातें करेंगे लोग कि चौधरी खानदान की बहू दूसरे की गुलामी कर रही है। माँ बस करो, ये उल्टी सीधी बातें ना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नीलम को लेकर बाहर ही रह लूंगा, लेकिन मैं शादी तो नीलम से ही करूंगा। हाय राम, वो कैसी डायन लड़की है जो इस घर में आने से पहले ही मेरे बेटे को अपने कब्जे में जकड़ ली है। उसने मेरे बेटे को अपना बना लिया। मेरा बेटा इतना बेगाना हो गया है कि अब मुझे वो धमकी दे रहा है कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो अपनी पत्नी के साथ अलग रहेगा। भाग्यवान, ये ड्रामा करना बंद करो और समीर के फैसले में अपनी सहमति जता दो। अरे जवान लड़का है, अपने पैरों पर खड़ा है, खुद कमाता धमाता है। कल को सच में वह इस घर से चला गया तो हमारा बेटा तो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा। और उस लड़की को क्यों कोस रही हो तुम? उस लड़की ने तो नहीं कहा होगा ना समीर से कि अपने माता पिता से जाकर कह दो कि वो उसी को लेकर अलग रहेगा। हमारा बेटा खुद यह बात बोल रहा है और सही तो बोल रहा है। वो अपने जीवन में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता क्योंकि वो अपना अच्छा बुरा हमसे बेहतर समझता है। ठीक है, तुम लोगों को जैसा लगता है तुम लोग वैसा करो। अब तो मैं तो किसी के बीच में बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरा सुनने वाला यहाँ कौन बैठा है। जा रही हूँ मैं। समीर बेटा, अपनी माँ की बातें सुनकर ना तुम परेशान मत होना। तुम्हारी माँ सिर्फ अपने आप को कठोर दिखाती है, वह कठोर है नहीं और धीरे धीरे वह भी इस बात को मान लेगी। इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा। अब होने वाली बहू के घर का पता बता दो ताकि हम लोग जाकर उनके माता पिता से बात कर ले और रिश्ता पक्का कराए। ठीक है पापा। इस तरह समीर के पिता इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और समीर भी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। समीर के पिता धीरे धीरे समीर की माता को भी इस शादी के लिए जैसे तैसे मना लेते हैं और 2 महीने के बाद धूमधाम से समीर और नीलम की शादी हो जाती है। अब नीलम समीर की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ जाती है। भाभी प्लीज हेल्प मी, मुझे ना कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ढंग से कुछ आता भी नहीं है, इसलिए प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। ओके नीलम, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। ओह नो भाभी, आप ये मत समझिए कि मुझे सब कुछ सीखना है। नहीं, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं सब कुछ सीख पाऊँ, लेकिन कुछ बेसिक चीजें बता दो जिसे बनाकर मैं ससुराल वालों को खुश तो कर सकूं ताकि इनके रस्म रिवाज भी पूरे हो जाए। भाभी कहाँ खो गई आप? भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं नीलम, बस मैं कुछ पुरानी यादों में खो गई थी। कैसी पुरानी यादें भाभी? अरे जाने दो नीलम, अब तो बहुत समय बीत चुका है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। अरे भाभी एक बार बताइए तो सही, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। हाँ, मदद इतनी करो कि जल्दी से खाना बनवा दो क्योंकि घर में सबको भूख लग गई है। हाँ ठीक है मम्मी जी, बस खाना बन ही रहा है, आप प्लीज थोड़ी देर वेट कर लीजिए। छोटी बहू, जितनी प्यारी तुम्हारी बातें हैं ना, खाना भी तुम उतना ही प्यारा, उतना ही स्वादिष्ट बनाना। ठीक है मम्मी जी। भाभी प्लीज बताइए ना, किन यादों में खो गई थी आप? वैसे नीलम, मेरे ससुराल वालों की ऐसी कोई गलती नहीं है क्योंकि शादी से पहले मम्मी जी ने मेरे मायके वालों से कह दिया था कि उन्हें कामकाजी बहू नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी बहू चाहिए जो उनके घर परिवार को बखूबी संभाल सके। तो मैंने शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर माँ बाबा ने समझाया कि हो सकता है धीरे धीरे तुम्हारी सास का मन बदल जाए और वह तुम्हें नौकरी के लिए हाँ कह दे। मैं भी बस यही उम्मीद लेकर आई थी और मैंने 1-2 बार इस बारे में मम्मी जी से बात की, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, यह कहते हुए कि चौधरी खानदान की बहुएं किसी की गुलामी नहीं करती हैं। क्योंकि नीलम, मैंने MBA किया है और MBA करने के बाद मैंने बहुत सारे सपने देखे थे जिन सपनों को मैं साकार करना चाहती थी, लेकिन
ऐसा हुआ कि घर वालों ने इनके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं शादी के लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन माता पिता अपनी बेटी की शादी करके जल्दी गंगा स्नान करना चाहते थे, इसलिए मुझे मजबूरन इस शादी के लिए हाँ कहना पड़ा और अपने सपनों को दरकिनार करना पड़ा। और धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी और लगभग इन बातों को मैं भूल ही चुकी थी। लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो और मैंने तुम्हारे आत्मविश्वास को देखा, तुम्हारी नौकरी ना छोड़ने की जिद को देखा, तो एक बार फिर से मेरे मन में ये विचार आए कि काश मैं भी तुम्हारी तरह जिद कर पाती और अपने सपनों को साकार कर पाती। सही कहा भाभी, मैं उन चीजों के लिए जरूर जिद करती हूँ जो हमें खुशी देती हैं, जो हमारे लिए जरूरी है और जो मर्यादा के अंदर है। मैं उन चीजों के लिए मैं जिद्दी बन जाती हूँ, घमंडी बन जाती हूँ। लेकिन मैं अपनी जिंदगी दूसरों की शर्तों के अनुसार नहीं जी सकती, क्योंकि जिंदगी तो एक ही बार मिलती है ना, और एक ही बार मिले इस कीमती जिंदगी को क्या हम दूसरों के अनुसार जीकर बर्बाद कर दें? और देखिए, मैं तो आपसे कहती हूँ, अभी भी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। आप अपने सपनों को अभी भी साकार कर सकती हैं, अगर पति साथ हो तो। नहीं, ये मेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये अपनी मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा ये सब छोड़ो नीलम, चलो जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं, नहीं तो मम्मी जी फिर आकर हमें दो बात सुनाकर चली जाएंगी। ठीक है भाभी, चलिए बना लेते हैं। सुनिए जी, मुझे ये हमारी छोटी बहू के आचार विचार ना कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये हमारी सीधी सादी भोली भाली साक्षी बहू को बहकाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि हमें ना नीलम बहू को साक्षी बहू से दूर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो यह उसे भी अपनी तरह बनाएगी और जैसे वो हमारी बातों की अवहेलना करती है, हमारी बातों का कोई मतलब नहीं है उसके सामने, यह भी बड़ी बहू को ऐसा ही बना देगी। अच्छा हो गया समीर जो तू आ गया, मैं तुझसे ही बात करने वाली थी। क्या बात है माँ? वैसे मैंने आपकी बात सुनी। हाँ तो ठीक ही सुना ना बेटा तूने। तेरी पत्नी खुद तो हमारी बात नहीं मानती, जिद्दी है, अकड़ू है, घमंडी है, और वो हमारी बड़ी बहू को भी अपने जैसे बनाने पर तुली है, जो उसे उल्टी सीधी बातें सिखा रही है, उसे बरगला रही है। माँ, भाभी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जिसे नीलम बहलाएगी, फुसलाएगी या उसे उल्टे रास्ते चलाएगी। और मुझे नहीं लगता कि नीलम ने कोई गलत बात कही है। नीलम बिल्कुल सही बात बोल रही है। आपने भाभी को अपने इशारों पर नचा दिया है। वह अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। ऐसा लगता है जैसे उनके पास अपने जीवन के कोई अधिकार है ही नहीं। सारे अधिकार आपके हाथों में है। आप कंट्रोल करती हैं भाभी को। समीर, ये क्या बदतमीजी है? 2 किताब ज्यादा क्या पढ़ लिया? तू माता पिता के सामने ऊंची आवाज में बात करने लगा। तुझे शर्म नहीं आती जो तू अपने माता पिता से ऐसी बातें कर रहा है? तू उनकी बातों का जवाब दे रहा है। अरे नालायक, वो माता पिता हैं हमारे, उन्होंने हमें जन्म दिया है, सारी दुनिया दिखाई है, और तुम उन्हीं से जवाब तलब कर रहे हो, वह भी सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। वाह भैया वाह, क्या खूब कहा आपने, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। मतलब पत्नी क्या उसके कोई अधिकार नहीं है? क्या उसका जीवन नहीं है? क्या उसके सपने नहीं है? जो आपने कितने आसानी से कह दिया कि सिर्फ पत्नी। मानता हूँ कि माता पिता ने हमें यह दुनिया दिखाई है, हमारा पालन पोषण किया है, हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। लेकिन भैया, पत्नी को भी कम नहीं आंका जा सकता। भैया, वह लड़की जो जन्म से लेकर 25-30 साल अपने मायके में रहती है, अपनी सखी सहेलियों, अपने माता पिता, अपने पूरे परिवार के साथ रहती है, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सब कुछ भुलाकर तन मन से हमारे परिवार की हो जाती है, हमारी हो जाती है। वह सिर्फ हमारे लिए सोचती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमें अच्छा लगे वह काम करती है। तो क्या एक पति का फर्ज नहीं बनता क्यों अपनी पत्नी के बारे में सोचे, उसकी पत्नी क्या चाहती है इस बारे में सोचे? समीर, ज्यादा बात कर रहा है तू अपनी पत्नी को तो संभाल नहीं पाया और हमारे घर की सीधी सादी बहू को तू उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है ताकि कल भी वह सिर उठाए। नहीं माँ, मैं किसी को कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को सच का आईना दिखा रहा हूँ कि समय के साथ कैसे चलना है, कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है और कैसे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताना है। मैं ये सिखा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ तो भैया, हम पत्नी की बात कर रहे थे ना। जैसे हमारे लिए माता पिता सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पत्नी भी तो हमारे लिए श्रेष्ठ होनी चाहिए ना, क्योंकि पत्नी अपने पति का, अपने ससुराल वालों के हर अच्छे बुरे का, उनकी पसंद नापसंद सबका ध्यान रखती है। तो क्या पति अपने पत्नी के सपनों का ध्यान नहीं रख सकता? अरे वह लड़की जो अपनी मर्जी से खाती थी, अपनी मर्जी से घूमती थी, अपनी मर्जी से पहनती थी, वह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों के लिए छोड़ देती है, क्योंकि वह सब चीजें उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं होती है। एक बात बताइए, क्या आप किसी के लिए अपने पहनने का या खाने का तरीका इतनी आसानी से बदल सकते हैं? नहीं ना, नहीं बदल सकते। लेकिन वह लड़की अपना सब कुछ बदल देती है, अपना सरनेम तक बदल देती है, वह भी किसी बिना तकलीफ के भैया, और वह कभी उफ तक नहीं करती है। तो क्या पति का फर्ज नहीं बनता कि अपनी पत्नी के बारे में पूछे, जाने उसके बारे में, क्या उसकी पत्नी खुशी खुशी उसके साथ जिंदगी बिता रही है या जिंदगी का बोझ ढो रही है? आपने कभी पूछने की कोशिश की है क्या भाभी आपके साथ खुश है? वह अपनी मर्जी से खुशी खुशी आपके साथ जीवन बिता रही है या सिर्फ
अपने अपने मायके की लाज बचाने, अपने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए इस रिश्ते के बोझ को ढो रही है और सारी जिंदगी शायद ढोते ही रहेगी। क्यों खुश नहीं है? जरूर खुश होगी वो। अरे मैंने कभी किसी चीज के लिए उसे मना नहीं किया है। उसने जब जितने रुपए मांगे उतने रुपए दिए हैं। उसे जब नई साड़ी चाहिए तब नई साड़ी दी है मैंने। उसने जब मायके जाना हो तब मैंने मायके जाने की इजाजत दी है। अरे इससे ज्यादा और कोई क्या दे सकता है अपनी पत्नी को? तुम खुद पूछ लो अपनी भाभी को, वो मेरे साथ बहुत खुश है। उसने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की है। नहीं रोहन जी, माफ कीजिएगा, भले ही मैंने आपसे कभी किसी बात की शिकायत नहीं की है, लेकिन सच में मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ, क्योंकि आपने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुमने कभी मुझसे शिकायत नहीं की और आज इतनी बड़ी बात कह रही हो कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? अरे हमारा परिवार बढ़ चुका है, हमारी एक बेटी है और अभी तक तुम बस मेरे साथ खुश नहीं हो, यह बता रही हो मुझे? हाँ रोहन जी, सच में मैं सिर्फ इस रिश्ते के बोझ को ढो रही हूँ, क्योंकि एक लड़की जब अपने मायके से विदा होती है तो यह कहकर विदा किया जाता है कि डोली में अपने ससुराल जा रही है, लेकिन ससुराल से अपनी अर्थी में जाएगी। वह बीच में अपनी मर्जी से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे उसके माँ बाप की इज्जत चली जाएगी, चार समाज में उल्टी सीधी बातें होगी। भले ही वह लड़का जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता रही है, जिसके लिए सब कुछ कर रही है, वह उसे समझने को तैयार ही नहीं है। कभी उसने समझा ही नहीं कि उसकी पत्नी अपनी जिंदगी में क्या चाहती है। एक बात और रोहन जी, रुपए पैसे देना, कपड़े लत्ते देना, अच्छा खाना देना, अच्छे रुपए पैसों से ना जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती। अगर समय पर खाना मिल जाना, अच्छे कपड़े मिल जाना, ये सब इंसान को खुशी देती ना, तो आज दुनिया के करोड़पति लोग अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होते। रोहन जी, कभी आपने मेरे सपनों के बारे में मुझसे जानने की कोशिश ही नहीं की। मैंने आपसे जिक्र भी किया, लेकिन आपने यह कहते हुए टाल दिया कि यह सब आपकी माँ को पसंद नहीं है। बताइए, मैंने आपसे एक सलवार सूट मांगा तो आपने मुझे 5 साड़ियाँ दे दी। अरे उन 5 साड़ियों को पाकर मुझे इतनी खुशी नहीं मिली जितना कि आप मुझे एक जोड़ी सलवार सूट लाकर दे देते। लेकिन आपको उस समय सिर्फ अपनी माँ की परवाह थी, इस बात की चिंता नहीं थी कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहती हूँ। मुझे एक दिन गुड़ खाने का मन हुआ तो मैंने आपसे गुड़ मंगाया, तो आपने गुड़ की जगह मुझे काजू कतली लाकर दे दी। उस काजू कतली को खाकर मुझे उतनी संतुष्टि, उतनी खुशी नहीं मिली जितना कि मुझे गुड़ खाने से मिल जाती। उस दिन आपने गुड़ इसलिए नहीं लाया क्योंकि आपकी माँ को मिठाई के नाम पर गुड़ पसंद नहीं है, उन्हें तो काजू कतली पसंद है। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि मेरी खुशी काजू कतली में नहीं बल्कि गुड़ में है। आपने कभी मुझे अपने हिसाब से जीने का अधिकार ही नहीं दिया। आपने हमेशा अपनी माँ के नियमों को, अपनी माँ की शर्तों को मुझ पर थोपा और बस यही उम्मीदें की आपने मुझसे कि मैं आपकी माँ के बनाए नियम के अनुसार ही चलूं। सच कहा बहू, मैंने कभी तुम्हारी पसंद नापसंद जानने की कोशिश ही नहीं की, बस हमेशा अपने नियम कायदे मैं रोहन के द्वारा तुम पर थोपते गई। साक्षी, आई एम सॉरी साक्षी, मैंने सच में कभी इस नजरिए से तो देखा ही नहीं। मैं तो यही सोचता रहा कि तुम कोई शिकायत नहीं करती तो तुम खुश हो मेरे साथ। धन्यवाद मेरे भाई, जो तू मुझसे छोटा होते हुए भी मुझे जिंदगी का इतना बड़ा पाठ पढ़ा दिया। साक्षी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब मैं अपनी मर्जी कभी तुम पर नहीं थोपूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए वही सब करूंगा जिसे पाकर तुम्हें खुशी मिलती हो। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। रुपए, पैसे, धन दौलत हमें जिंदगी के सारे सुख नहीं दे सकते। जिंदगी का असली सुख तो हमारी आजादी है। जो हम चाहते हैं वो हम अपनी मर्जी से कर सकें। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।